नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कंपाउंडिंग बायलॉज के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं और ये वीडियो इस सीरीज का 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 300 वर्ग मीटर भूखंड क्षेत्रफल वाले जो भूखंड हैं और उन पर बिना अनुमति के अगर निर्माण कर लिया है तो उनकी कंपाउंडिंग कैसे करेंगे। इसमें हम वीडियो के अंतिम चरण में आपको ये भी बताएंगे, अगर आपका भूखंड 100 वर्ग मीटर तक का है तो उसमें कंपाउंडिंग के क्या नियम हैं, और कुछ इसमें बिल्डिंग बायलॉज से संबंधित कुछ वाइटल साइंस भी साथ साथ में बताते रहेंगे। तो पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप इसमें जो वाइटल साइंस बिल्डिंग बायलॉज के रेफरेंस में बताए जाएंगे उनसे कंपाउंडिंग बायलॉज कैसे रिलेट करेगा ये भी जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने व्यूअर्स के कमेंट के बारे में बात करूंगा। इसमें जो हमने पिछला वीडियो बनाया था, इसमें कुछ व्यूअर्स ने ये कमेंट किया था कि सर आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है वाइटल साइंस के साथ, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी मेरा भूखंड 100 वर्ग मीटर से थोड़ा अधिक है, 112 वर्ग मीटर का है। एक व्यूअर ने कहा है, किसी ने ये बताया है कि सर मेरी समझ में पूरा क्लियरली नहीं आ पाया है, तो आप छोटे प्लॉट्स के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य कमेंट्स हैं उसमें काफ़ी व्यूअर्स के एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जिसके संबंध में उन्होंने बात की है। मैं उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स ने ये कहा है कि सर, एक अयोध्या से हमारे मित्र हैं व्यूअर, उन्होंने लिखा है कि सर मेरा पुरानी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, छोटा भूखंड है और मेरे बगल में भी बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं, लेकिन मेरे भूखंड पर वहाँ अयोध्या विकास प्राधिकरण से जेई साहब आए और पैसे लेके चले गए और बाद में उसमें हमें नोटिस भेज दिया है, उसको सील करने के आदेश हैं या उसको गिराने के आदेश हैं, इस तरह की बात उसमें कही है। इसी तरह कानपुर के अकबरपुर से कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में आता है, वहाँ के एक व्यूअर ने लिखा है कि साहब मेरे अगल बगल भी कुछ मकान बन गए हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मेरे मकान को सील कर दिया गया है, नोटिस भी आ गया है। दोस्तों, तो इन दोनों कमेंट्स के बारे में मैं ये बात करूँगा कि अगर आप कोई भी निर्माण किसी प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत करते हैं तो आपको मानचित्र उस निर्माण को शुरू करने से पहले पास अवश्य करा लेना चाहिए। इसमें इस बात का कोई एक्सक्यूज नहीं है कि साहब बगल के प्लॉट में निर्माण हो गया, वहाँ तो कोई पूछने नहीं आया, मेरे प्लॉट में निर्माण हो रहा है तो वहाँ के जेई साहब आते हैं तो पैसे ले जाते हैं या फिर हमारा चालान कर दिया। दोस्तों, एक कल्पना करिए, अगर आप मकान नहीं बना रहे होते तो क्या जेई साहब आपसे पैसे लेने आते, या अब सील हो गया है तो क्या पैसे लेने आ रहे हैं? मतलब क्या है कि आपने ये अवसर स्वयं जेई साहब को दिया है कि आप आ जाओ और हमारा चालान कर जाओ, या पैसे लेने की जो भी बात है वो अनऑफिशियल बात है, उसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण करते हैं तो आपको अपनी बिल्डिंग का निर्माण करने से पहले उसका नक्शा जरूर पास करा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्ट के अंतर्गत है। यूपी हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग एक्ट जो 1973 में गठित है और पूरे प्रदेश में लागू है, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्माण किया जाएगा तो उसका नक्शा पास कराना अनिवार्य है, और अगर वो निर्माणकर्ता नक्शा पास नहीं कराता है तो उस संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को उस एक्ट के अंतर्गत ये पूरा अधिकार प्राप्त है कि वो उसको अवैध निर्माण की श्रेणी में मान लें उस निर्माण को जिसका नक्शा पास नहीं है, और एक्ट के अंतर्गत जो सुसंगत कार्रवाई है वो करें, जिसमें पहले की आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, जिसमें ये पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में आपने निर्माण कर लिया है बिना नक्शा पास कराए, क्यों ना इस निर्माण के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1977 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आपके निर्माण को रोक दिया जाए। तो अब जब इस तरह का नोटिस आपको प्राप्त हो जाता है तो आपका इस नोटिस का जवाब देने के लिए कोई आपके पास मटेरियल नहीं है। मतलब क्या है कि आप इसका जवाब लीगली विधि सम्मत कोई भी जवाब आपके पास है नहीं, क्योंकि आपका नक्शा पास नहीं है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर आपने नक्शा पास करा लिया है तो आप दिखा दीजिए कि साहब मेरा नक्शा पास है, और अगर नहीं है तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। फिर आप कुछ भी जवाब देंगे वो जवाब हमारे
नियमों के अंतर्गत सुसंगत नहीं होगा और फिर उस नोटिस के बाद अगले चरण की कार्रवाई होगी, जिसमें कि उसको सील किया जाना है या उसको ध्वस्त किया जाना है, जिसके लिए प्राधिकरण के वीसी अधिकृत हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं, फिर आपको परेशानी होती। तो मेरा आपसे कई बार ये अनुरोध मैं कर चुका हूँ, पहले भी इस बार भी, कि अगर विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी आपको निर्माण करना है तो एक्ट में ये प्रोविजन है कि आपको नक्शा पास कराना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप नक्शा पास करा के ही निर्माण कराएं और इसका दूसरा कोई हल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने बिना नक्शा पास कराए बना लिया है तो फिर आप उसका कंपाउंड करा लीजिए, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंपाउंड भी वही बिल्डिंग्स होंगी जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत और मास्टर प्लान के अंतर्गत स्वीकृत योग्य श्रेणी में होंगी। ये हमने इस कंपाउंडिंग बायलॉज के पहले वीडियो में ये बताया था कि कौन कौन से वो निर्माण हैं जो समन नहीं किए जा सकते हैं। तो इसमें भी अगर समन नहीं किए जाने वाली स्थान पर आपका भूखंड है तो वो समन नहीं हो पाएगा। समन किए जाने योग्य स्थिति में ही जो भूखंड है उनका ही निर्माण समन किया जाएगा। तो आपको समन करा लेना चाहिए और जहां समन नहीं हो सकता वहां पर आपको निर्माण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि प्लॉट एरिया 150 से 300 वर्ग मीटर है। तो सामान्यतः इस साइज के जो भूखंड होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो है, इसकी विड्थ हम मान लेते हैं कि 12 मीटर है और इसकी जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक वो 25 मीटर है, जिसमें कि रिक्वायर्ड जो सेटबैक है इस एरिया के भूखंड के लिए 150 से 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए जो फ्रंट सेटबैक है वो 3 मीटर रिक्वायर्ड है, रियर सेटबैक है वो 3 मीटर रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर हम फ्रंट सेटबैक का एरिया कैलकुलेट करें तो 12 इंटू 3 एरिया ऑफ फ्रंट सेटबैक क्या है, 12 इंटू 3 बराबर 36 वर्ग मीटर। इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ रियर सेटबैक की कैलकुलेशन करें तो 12 इसका प्लॉट की चौड़ाई है और 3 मीटर सेटबैक की चौड़ाई रिक्वायर्ड है, तो रियर सेटबैक का एरिया भी 36 स्क्वायर मीटर हो गया। जब हमने 3 मीटर का सेटबैक आगे और 3 मीटर का सेटबैक जो रिक्वायर्ड है हमने पीछे छोड़ दिया है, तो हमारे पास भूखंड में बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत कितना एरिया बचता है। तो बिल्डिंग एनवेलप के अंदर जो बचने वाला एरिया है वो टोटल प्लॉट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है। इसमें माइनस कर देंगे ये फ्रंट सेटबैक का एरिया और रियर सेटबैक का एरिया, तो 300 में से 36 प्लस 36 घटा दिया तो ये बचा 228 स्क्वायर मीटर। ये एरिया हमारा बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत शेष रह गया। अब बात करते हैं कि ग्राउंड कवरेज कितनी है, मतलब अनुमन्य सीमा के अंतर्गत कितना निर्माण भूतल पर हमें मिल सकता है। तो इस साइज के प्लॉट के लिए 65% हमारे बिल्डिंग बायलॉज में ग्राउंड कवरेज अनुमन्यता है। तो अगर हम 300 में 65 का गुणा करेंगे तो 195 स्क्वायर मीटर हमें ग्राउंड कवरेज मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम एफएआर की बात करें तो 1.75 इस साइज के भूखंडों के लिए एफएआर अनुमन्य है। तो इस तरह हमें 300 वर्ग मीटर का जो भूखंड साइज है उसके लिए 300 में 1.75 का गुणा कर देंगे तो टोटल एफएआर का जो एरिया है वो 525 वर्ग मीटर आ जाता है। ये तो हो गया सेटबैक के रेफरेंस में एरिया का कैलकुलेशन, फ्रंट सेटबैक के एरिया का, रियर सेटबैक के एरिया का और बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत बचा हुआ जो भूखंड का एरिया है उसका क्षेत्रफल यहाँ पे गणना की गई है। दोस्तों, अब हम क्रम से ये बात करेंगे कि कंपाउंडिंग के लिए कौन कौन से एरिया की कैलकुलेशन आपको करनी है। उन एरिया की पहले कैलकुलेट कर लीजिए, कंपाउंडेबल एरिया की, और उसके बाद जो उसकी रेट्स हैं कंपाउंडिंग के उस एरिया में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जब उसका टोटल कर देंगे तो आपको कंपाउंडिंग की टोटल धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो एक तरफ से गणना करके इस पे बात करते हैं। अगर हमारा ये भूखंड बिल्कुल भी पास नहीं है, इसका नक्शा बिल्कुल पास नहीं है, लेकिन पास होने के योग्य स्थान पर यह भूखंड स्थित है, तो हमें इन 6 एरियाज की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम एक तरफ से बात करते हैं, क्रम से आप देखते जाइए कैसे कैलकुलेशन होगी। पहली तो कैलकुलेशन आपको करनी है ये नंबर 1, अनुमन्य सीमा के अंतर्गत बिना अनुमति निर्माण के, मतलब जो हम अगर नक्शा पास कराते, जो एरिया पास हो सकता था हमने वो भी नहीं कराया, बिल्कुल नक्शा पास नहीं कराया, लेकिन अनुमान कितना था भू आच्छादन और एफएआर हम उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अब पास नहीं है तो इस एरिया पर भी हमें कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ेगी। तो अनुमान सीमा के अंतर्गत बिना अनुमति निर्माण का एरिया हम निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, टोटल एरिया, जो हमारा टोटल एफएआर है वही तो वो एरिया है जो के निर्माण किया जा सकता है। और मान लीजिए आपने पूरा बना लिया है या पूरा नहीं बनाया है, तो आपके केस में भू आच्छादन की सीमा का पालन करते हुए जितना भी एफएआर बनाया है वो एरिया यहाँ पे आएगा। हम इसको पूरा एरिया मान लेते हैं, आपका जो केस हो आप उतना एरिया ले सकते हैं। मतलब ये कि पहले
अनुमन्य सीमा के अंतर्गत, अनुमन्य सीमा का मतलब है अनुमन्य भू आच्छादन, और अनुमन्य एफएआर के अंतर्गत बिना अनुमति के जो निर्माण कर लिया वो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। इस केस में 300 वर्ग मीटर के भूखंड पे 1.75 एफएआर के रेफरेंस में 525 वर्ग मीटर आ गया। अब पॉइंट 2 पर बात करते हैं। अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त निर्माण, जो भू आच्छादन आपने अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त कर लिया है बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत, ये कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग एनवेलप का एरिया कितना है? 228 वर्ग मीटर, और आपका भू आच्छादन कितना है? 195 स्क्वायर मीटर अनुमान्यता के अंतर्गत। तो मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत 228 में से अगर 195 घटा देंगे तो ये 33 वर्ग मीटर वो एरिया और बचता है, जो है तो बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत, लेकिन ग्राउंड कवरेज की अनुमान्यता की सीमा से अधिक है। मतलब क्या है कि ये पूरा हमारा जो बिल्डिंग एनवेलप है ये स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इसका एरिया तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से 228 आता है, लेकिन ग्राउंड कवरेज 65 होने के नाते हमारा ये 195 स्क्वायर मीटर ही स्वीकृत हो सकता है। तो 228 में अगर 195 हम घटा देंगे तो 33 वर्ग मीटर वो एरिया भी है इसके बीच में कहीं जो स्वीकृत नहीं हो सकता है, लेकिन सेटबैक के अतिरिक्त बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत है, और आपने इस पे भी निर्माण कर लिया है। तो हम इसकी एरिया की कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, जो 33 वर्ग मीटर आ रही है इस केस में। दोस्तों, इसके बाद तीसरे बिंदु पर बात करते हैं। हमारा अतिरिक्त एफएआर में अगर कोई निर्माण हुआ है, मतलब क्या है कि अगर हमारा एफएआर अनुमान 525 वर्ग मीटर है और हमने 525 वर्ग मीटर के ऊपर कोई निर्माण एक्स्ट्रा कर लिया है, तो वो जो एरिया है वो हमारा अतिरिक्त एफएआर में आएगा। उस एरिया की भी हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे, जो भी एरिया आएगा। नेक्स्ट है फ्रंट सेटबैक का एरिया। फ्रंट सेटबैक में फ्रंट सेटबैक का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के 25% से अधिक समन नहीं किया जा सकता है, पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त ये है कि जो समन योग्य चौड़ाई है वो 1 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है, और बिल्डिंग की कंटिन्यूटी में उसके निरंतरता में होनी आवश्यक है। जैसे कि इस केस में अगर हमारा 3 मीटर का सेटबैक है, तो ये बिल्डिंग हमारी बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत, तो जो कंपाउंड होगा वो इस बिल्डिंग की कंटिन्यूटी में ही ऐसे कंपाउंड होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि अलग से यहाँ कोई दुकान या कुछ और ऐसे बना लो और ये कंपाउंड हो जाए। बिल्डिंग की कंटिन्यूटी में होना चाहिए, और फ्रंट सेटबैक की एरिया का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए, अथवा उसकी चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जो भी कम होगा वो माना जाएगा। अगर आप 1 मीटर करना चाह रहे हैं तो इस केस में अगर बात करें, ये 36 वर्ग मीटर इसका फ्रंट सेटबैक का एरिया है, तो इसका अगर हम 25% बात करें तो 36 वर्ग मीटर का 25% हो गया 9 स्क्वायर मीटर। तो 9 स्क्वायर मीटर से अधिक एरिया फ्रंट सेटबैक में यहाँ कंपाउंड नहीं हो सकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसकी चौड़ाई कहाँ पे कितनी रखना चाहते हैं। एरिया तय हो गया कि 9 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा, और चौड़ाई 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको आप सेट कर सकते हैं। दोनों शर्तें इसमें पालन होनी आवश्यक है। दोस्तों, अब बात करते हैं रियर सेटबैक की। रियर सेटबैक में सेटबैक के क्षेत्रफल का 10% से अधिक समन नहीं किया जा सकता है, लेकिन रियर सेटबैक में जो 40% निर्माण अनुमान है बिल्डिंग बायलॉज में, उस 40% के अतिरिक्त 10% और समन किया जा सकता है। जैसे कि इस केस में ये रियर सेटबैक पे आप चाहें तो 40% का एरिया यहाँ पे ले सकते हैं, या अनुमानिता की श्रेणी में है, स्वीकृत हो सकता है। इसके अतिरिक्त 10% और यहाँ पर समन किया जा सकता है भवन की निरंतरता में। इधर आप लेना चाहें इधर ले लिए, या इधर लेना चाहें तो इधर ले लिए। 10% की सीमा तक जहाँ आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। अब मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि वो जो 40% एरिया है ये किन भवनों में अनुमन्य है। दोस्तों, 500 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में चारों तरफ सेटबैक रिक्वायर्ड हैं। तो ऐसे भवन जिनमें चारों तरफ सेटबैक आवश्यक है उनको डिटैच्ड श्रेणी के भवन कहते हैं। डिटैच्ड श्रेणी के भवनों में रियर सेटबैक में 40% जो अनुमान्य आच्छादन है वो नहीं मिलता है। बाकी सारे भवनों में जो डिटैच्ड श्रेणी में नहीं आते हैं, जिनमें या तो आगे पीछे सेटबैक है या साइड में सेटबैक है, एक साइड में, दोनों साइड की बात नहीं हो रही, दोनों साइड में अगर सेटबैक छोड़ना आवश्यक होगा तो वो डिटैच्ड भवन की श्रेणी में चला जाएगा। डिटैच्ड श्रेणी के भवनों को छोड़कर अन्य समस्त श्रेणी के भवनों में रियर सेटबैक में 40% आपको अनुमान मिलता है। अब बात करेंगे कि ये 40% अनुमान जो कवरेज मिलती है इसकी अधिकतम हाइट भी तय है। ये रियर सेटबैक में जो 40% आपको मिलता है अनुमान आच्छादन, ये अधिकतम
7 मीटर की हाइट तक ही अनुमन्य किया जा सकता है। 7 मीटर का मतलब हुआ कि अधिकतम 2 मंजिली बन पाएंगी। 3 मीटर की हाइट अगर अनुमन्यता में मानते हैं तो पीछे के सेटबैक में 7 मीटर से अधिक ऊंचाई तक, रियर सेटबैक के 40% के भाग की बात कर रहे हैं, 7 मीटर से अधिक ऊंचाई का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और डिटेल्ड श्रेणी के भवनों में ये 40% जो पीछे का सेटबैक है इसमें ये अनुमन्य नहीं है। बात करते हैं कि इसकी कंपाउंडिंग फीस कैसे निकालेंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम इसमें 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के कंपाउंडिंग कैलकुलेशन आपको बताएंगे तथा 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों की कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन बताएंगे। अब जब ये कंपाउंडिंग चार्ज निकालने का समय आया है तो यहीं पे 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का अलग हम बता दे रहे हैं और 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों का अलग से बता दे रहे हैं। आप दोनों को यहीं पे समझ सकते हैं। एरिया की कैलकुलेशन दोनों केसेस में समान है, रेट्स में थोड़ा अंतर है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमने पहले बताया था, ये 1 2 3 4 5 इन 5 मदों में आपने एरिया की कैलकुलेशन कर ली थी। अब इसी एरिया पर कंपाउंडिंग फीस की कैलकुलेशन यहाँ समझ रहे हैं। अगर आपका भूखंड 100 वर्ग मीटर तक का है तो जो 1 नंबर का एरिया कैलकुलेशन था अनुमन्य सीमा के अंतर्गत बिना अनुमति निर्माण के लिए, 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर रेजिडेंशियल में 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर आप पे लगेगा। एरिया जो भी आएगा 10 का गुणा कर दीजिए रेजिडेंशियल में तो आपका अमाउंट आ जाएगा। कॉमर्शियल में ये 2 गुना हो जाएगा, ऑफिस में ये 1.5 गुना हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में ये 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर सामुदायिक सुविधाएं या अन्य जो भूपयोग हमारे हैं उसमें ये 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर बिना अनुमति निर्माण की सीमा तक जो निर्माण किया है उसमें ये फैक्टर्स का गुणा हो जाएगा और आप कंपाउंडिंग चार्ज इस मद की निकाल सकते हैं। इसी तरह अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर आपका भूखंड 100 वर्ग मीटर से 300 वर्ग मीटर तक की श्रेणी में आता है तो आवासीय में यही दर 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो जाएगी और कॉमर्शियल में यहाँ पे भी 2 का गुना हो जाएगा, ऑफिस में ये 1.5 गुना हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में 0.4 गुना हो जाएगा और फैसिलिटीज और अन्य में 0.5 गुना हो जाएगा। मतलब आवासीय दर से 2 गुना, आवासीय से 1.5 गुना, आवासीय से 0.4 गुना और आवासीय से 0.5 गुना हो जाएगा। अनुमन्य सीमा के अंतर्गत ये दोनों प्रकार के भूखंडों का यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका है। अब इसके बाद करते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या था? अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त निर्माण भू आच्छादन पर आपने कर लिया है। बिल्डिंग एनवेलप के अंतर्गत जो हमारा भू आच्छादन अनुमन्य सीमा तक है उसके अतिरिक्त अगर हमारा स्थान बचा है और वहां पे आपने निर्माण कर लिया है तो इसमें 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपसे लगेगा रेजिडेंशियल में, प्लस जो वहाँ लैंड कॉस्ट है, आवासीय भूमि की दर है, उसका 50% और लग जाएगा। 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर भी लगेगा जितना भी एरिया कवर्ड आपने किया है और उसी एरिया पर भूमि की दर का 50% भी लग जाएगा। इसी तरह अगर कॉमर्शियल है तो 400 रुपया प्रति वर्ग मीटर और भूमि मूल्य का 100%, ऑफिस है तो 300 रुपया प्रति वर्ग मीटर, भूमि मूल्य का 75%, इंडस्ट्रीज है तो 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर प्लस भूमि मूल्य का 40% और फैसिलिटीज या अन्य उपयोग है तो 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर तथा भूमि मूल्य का 50% ये आपसे लगेगा अगर आपने भू आच्छादन पर अतिरिक्त निर्माण कर लिया है तब। अब बात करते हैं तीसरे बिंदु पर कि अगर आपने अतिरिक्त एफआईआर का निर्माण कर लिया है, मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ बात कर रहे थे कि केवल ग्राउंड फ्लोर पर आपने ग्राउंड कवरेज का अतिरिक्त निर्माण कर लिया है तब ये दोनों लग रहे थे। इस केस में अगर आपने ग्राउंड कवरेज पे अगर नहीं भी किया है, अन्य तलों पर अनुमन्य एफआईआर से अतिरिक्त अनुमन्य सीमा से अतिरिक्त निर्माण कर लिया है एफआईआर का, तब भी आपसे 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर और ये जो ऊपर शुल्क दे हैं उसी कैलकुलेशन के अनुसार शुल्क तब भी लगेंगे क्योंकि भूमि का मूल्य एक बार लिया जाना अनिवार्य है कवरेज पर जो कि अनुमन्य सीमा के अतिरिक्त है। यहाँ पर खाली ग्राउंड फ्लोर था जिसमें आपने कवर कर लिया तो यहाँ भूमि का मूल्य लग गया ये और उसके बाद ये 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर लग गया। यहाँ पर आपने ग्राउंड पे कवरेज नहीं भी किया है, अन्य तलों पर किया है जिसमें कि एफआईआर सीमा से बढ़ गया है, इस केस में भी एक बार भूमि का मूल्य अवश्य लगेगा। मतलब जो रेट यहाँ पे है उस बढ़े हुए एफआईआर पे वही लगेगा। अब बात करते हैं सेटबैक की। अगर आपने फ्रंट सेटबैक में कोई निर्माण कर लिया है तो एरिया की कैलकुलेशन आपने यहाँ से ले ली थी। इस एरिया की कैलकुलेशन में अगर रेजिडेंशियल है तो भूमि
जो मूल्य है, वहाँ की रेजिडेंशियल लैंड का जो रेट है, जो कॉस्ट है, उस रेट के अनुसार प्रभावित जितना भी फ्रंट सेटबैक का एरिया है उसका भूमि मूल्य का 100% लगेगा, कॉमर्शियल में 200% लगेगा, ऑफिस में 150% लगेगा, इंडस्ट्रीज में 40% लगेगा और फैसिलिटीज और अन्य में 50% लगेगा। अब बात करते हैं नंबर 5 पर रियर सेटबैक की। अगर रियर सेटबैक में आपने कोई निर्माण कर लिया है अतिरिक्त, तो उस पर कैलकुलेशन कैसे होगी। इस केस में 3.6 स्क्वायर मीटर आपने रियर सेटबैक में निर्माण किया था, क्योंकि रियर सेटबैक में सेटबैक एरिया का 10% ही समन किया जा सकता है, तो 36 वर्ग मीटर इस केस में आ रहा था हमारा रियर सेटबैक एरिया, तो उसका 10% 3.60 वर्ग मीटर आ रहा है। तो इस 3.60 वर्ग मीटर का जो कैलकुलेशन करेंगे, रेजिडेंशियल में भूमि मूल्य का 50%, कॉमर्शियल में भूमि मूल्य का 100%, ऑफिस में 75%, इंडस्ट्रीज में 20% और फैसिलिटीज में भी 25% का शुल्क, भूमि मूल्य का 25% यहाँ पे लगेगा कंपाउंडिंग फीस के रूप में। तो दोस्तों ये सब प्रकार के कैलकुलेशंस आ गई आपकी कंपाउंडिंग के लिए, किसमें 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में भी और 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में भी समन शुल्क की गणना कैसे की जाएगी वो स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताया गया है। दोस्तों अब बात आती है छज्जे की। अगर छज्जे में कोई अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, छज्जा या बालकनी आपने अतिरिक्त निर्माण कर लिया है, तो वो किस सीमा तक समन किया जाएगा। तो जिस सीमा तक सेटबैक का निर्माण समन किया जा सकता है उसी सीमा तक छज्जे का निर्माण भी समन किया जाएगा। और जिस तरह यहाँ पर रेजिडेंशियल में जो शुल्क लगता है उसका 2 गुना, कॉमर्शियल में 1.5 गुना लगता है। दोस्तों इसी तरह छज्जे पर समन शुल्क की गणना की जाएगी। तो रेजिडेंशियल का कॉलम चल रहा है, रेजिडेंशियल में 200 रुपया प्रति वर्ग मीटर जो भी छज्जे का एरिया आ रहा है, बालकनी का एरिया, उस पर लगेगा। और कॉमर्शियल में इसका डबल हो जाएगा, ऑफिस में 1.5 गुना हो जाएगा, इंडस्ट्रीज में 0.4 का गुना हो जाएगा और फैसिलिटीज और अन्य में ये 0.5 का गुना हो जाएगा। ये छज्जे की कंपाउंडिंग शुल्क की कैलकुलेशन यहाँ बताई गई है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपके भवन की ऊंचाई बढ़ गई है तो क्या समन शुल्क लगेगा, उसकी बात करते हैं। भवन के तलों में परिवर्तन किए बिना, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पास है, तो आप थर्ड फ्लोर नहीं बनाएंगे, भवन के तलों में परिवर्तन उससे हो जाएगा। भवन के तलों में परिवर्तन किए बिना अनुमन्य ऊंचाई से 10% की सीमा से भी अधिक अगर आपने भवन की ऊंचाई बढ़ा दी है तो फिर 2500 रुपया प्रति मीटर अतिरिक्त ऊंचाई के लिए आपको समन शुल्क देना पड़ेगा। उसकी गणना भी इस समन शुल्क की गणना में शामिल कर ली जाएगी। इस तरह भूखंडी विकास के अंतर्गत समन शुल्क की समस्त मदों का विवरण आपके पास पहुंच गया है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं बात करूंगा समन शुल्क के इसी सीरीज के अगले टॉपिक्स पर, जिसमें कि सामान्य भवनों के अतिरिक्त जो भवन है उनमें समन शुल्क की गणना कैसे की जाती है, इस पर बात करेंगे। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।